दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियों के बारे में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों पूर्व से ही मानव आवास के लिए उपयोग में आती रही है। यहाँ की सौंदर्यमय घाटियाँ, प्राकृतिक वनस्पतियों से समृद्ध पर्वत, जल से भरपूर नदियाँ, शांतिपूर्ण वातावरण, शुद्ध वायु, जल की प्रचुरता आदि मानव को यहाँ अपना आवास बनाने के लिए सदियों से ही आकर्षित करती रही होगी। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तराखंड में मानव सभ्यता का उद्भव ऋग्वैदिक काल से पूर्व रहा होगा। महापाषाणी समाधान तथा अनेक प्रजातियों का अस्तित्व वर्तमान समय में यहाँ पाया जाता है। इन प्रजातियों का उल्लेख अनेक पुरा ग्रंथों में यथा वेद, महाभारत, पुराण, रामायण व अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में पर्याप्त रूपेण मिलता है। न केवल भारतीय ग्रंथकारों ने इन प्रजातियों का उल्लेख किया, वरन विदेशी ग्रंथकारों की रचनाओं में भी इनका उल्लेख मिलता है। निसंदेह मानव प्रजातियां उत्तराखंड में ऋग्वैदिक काल से पूर्व से ही निवास करती रही हैं, परंतु आर्यों के आगमन के पश्चात इन प्रजातियों का यहाँ की सुरम्य घाटियों में प्रवाह अवश्य बढ़ा होगा, क्योंकि भारतवर्ष की अन्य भूमियों की अपेक्षा यह पवित्र देवभूमि अधिक सुविधा संपन्न एवं सुरक्षित है। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है, उनकी सभ्यता उत्तराखंड की अनेक पुरा प्रजातियों से मिलती है, जैसे कृष्णवर्ण, अनासक, चपटी नाक वाले, लिंग पूजा इत्यादि। अतः इसमें संदेह नहीं है कि आर्यों से पराजय के पश्चात सैंधव निवासियों ने उत्तराखंड की भूमि में शरण ली। इन पुरा प्रजातियों में आद्य ऑस्ट्रेलियाई तथा मंगोलाव आदि प्रजातियां मिलती हैं। इस पर भी उन्हें पृथक रूपेण पहचाना जा सकता है। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख पुरा प्रजातियों में से एक है कोल। तो आज हम बात करेंगे कोल प्रजाति के बारे में विस्तार से। कोल प्रजाति भारतवर्ष के अनेक भूक्षेत्रों में अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। कोल प्रजाति को उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना जा सकता है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड अनेक स्थलों, नदी, नालों, गांव आदि के नामों पर कोल भाषा के प्रत्यय दा, ता, डा, गढ़, गाड़ आदि का प्रभाव वर्तमान में भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड के गांव, नदी, नालों में भी कोल भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, बल्कि यहाँ की प्रमुख बोलियों तथा कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियों में भी दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की संस्कृत में भी कोल संस्कृत का प्रभाव देखा जा सकता है। पुरा साहित्य से ज्ञात होता है कि कोल आर्यों के विपरीत शारीरिक विशेषता वाले थे। वे देखने में कुरूप एवं भद्दे होते थे। वाण तथा कालिदास की कृतियों में उनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। वहीं पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या सबर नाम से भी मिलता है। कोल सामान्यतः नाटे कद, कृष्णवर्ण, चपटी नाक, मोटे होंठ, घुंघराले केस युक्त होते थे। उनकी उपयुक्त शारीरिक विशेषताओं से उनकी क्षमता ऋग्वेद में उल्लिखित अनार्यों से की जा सकती है। उत्तराखंड में वर्तमान में भी कोल प्रजाति के वंशजों का अस्तित्व माना जाता है। अनेक इतिहासकार एवं विद्वान उत्तराखंड में निवास कर रही निम्न जातियों को ही कोलू का वंशज मानते हैं, क्योंकि इनकी शारीरिक विशेषताएं
कोलों से मिलती जुलती है। कोलों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे नदी घाटियों तथा ढालू पहाड़ियों में खेत बनाकर कृषि कार्य करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वे बलिष्ठ एवं मेहनतकश थे। नृत्य, संगीत, मदिरापान कोलू के जीवन का अभिन्न अंग था। कुमार कुमारी ग्रह उनके सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा थी। संभवतः इस प्रथा का प्रारंभ भूटांतिक प्रजाति के प्रभाव से हुआ है, क्योंकि इनके पश्चात आने वाली प्रजातियों खसों एवं किरातों द्वारा जब कोलों को खदेड़ा गया होगा तो उन्होंने भूटांतिक क्षेत्रों की ओर प्रतिगमन किया होगा। यह खोज का विषय हो सकता है कि कोल सैंधव सभ्यता से संबंधित थे या नहीं। ऋग्वेद में अनार्यों के संबंध में जो भी वर्णन मिलता है उसका संबंध कोल प्रजाति से दृष्टिगोचर होता है। सैंधव सभ्यता के अवसान के पश्चात वहां के निवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए दुर्गम पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों को उपयुक्त समझा होगा, अतः उनका उत्तराखंड भूमि की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि कोल तथा सैंधव सभ्यता के निवासियों की सामाजिक प्रथाओं में भी समता देखने को मिलती है। कोल सैंधवों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। तत्पश्चात मृतक की अस्थियों को मृतका पात्र में एकत्र करते थे। भूत, प्रेत, झाड़ फूंक, जादू टोना आदि में भी कोलू का विश्वास था। उत्तराखंड में ये अंधविश्वास वर्तमान में भी प्रचलित हैं। कोल अन्य आदिम जातियों के समान प्रकृति के पुजारी थे। वे अनेक देवी देवताओं के साथ साथ वृक्षों को भी पूजते थे। नाग पूजा के साथ साथ संभवतः वे लिंग पूजा में भी विश्वास रखते थे। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जागर एवं पशुबलि भी उनमें प्रचलित थी। अनेक इतिहासकारों के मतानुसार विष्णु के दशावतार में मत्स्य, कुर्म, वराह तथा नरसिंह की कल्पना भी कोलों की ही देन है। यह तथ्य कितना सत्य है और खोज का विषय है, लेकिन इतना अवश्य है कि मत्स्य, कुर्म, वराह तथा नरसिंह की कल्पना आर्य कम अनार्य अधिक है। इनको राजनीतिक आवश्यकता अनुसार मान्यता आर्य द्वारा दी गई। उत्तराखंड के सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं, विश्वासों एवं अंधविश्वासों में कोल प्रजाति का प्रभाव वर्तमान काल में भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो साथियों, आज ये बात थी हमारी उत्तराखंड की प्रजातियों में कोल प्रजाति पर। अगले वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे एक अन्य प्रजाति किरात के बारे में। तब तक आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।